हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीज क्लासेस। और आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट्स इन्वॉल्विंग ग्राफिकल क्वेश्चंस इन थर्मोडायनेमिक्स। हम ग्राफ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे थर्मोडायनेमिक्स से, और उसमें फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उन ग्राफ्स के क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना लंबी कैलकुलेशंस के। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया जा रहा है कि एक आइडियल गैस है और इसका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है हैविंग नेगेटिव स्लोप। और टेम्परेचर के बारे में हमसे पूछा गया है कि टेम्परेचर जो है गैस का वो इंक्रीज़ करेगा कॉन्स्टेंटली, डिक्रीज़ करेगा कॉन्स्टेंटली, इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट नहीं रहेगा फिर इस सवाल का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि कंसिडरिंग कांस्टेंट नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। सो लेट मी अज्यूम दैट द नंबर ऑफ़ मोल इज़ कांस्टेंट। अब देखिए, आप इसको सॉल्व करने के दो तरीके देख सकते हैं। पहला जो तरीका है वो जो नॉर्मल मेथड सिखाया जाता है हर जगह, और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ कि अगर थर्मोडायनेमिक ग्राफ का आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप किसी भी ग्राफ का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस ग्राफ के जो वाई और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनसे उस ग्राफ का स्लोप का इंफॉर्मेशन डिराइव कीजिए और फिर आप क्वेश्चन में आगे बढ़िए। ठीक है, तो पहले मैं वो जो फॉर्मल सोल्यूशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कुछ टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं जिससे कि ये लंबे सोल्यूशन से बच के आप बहुत जल्दी ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए, हम इसको स्लोप के मेथड से करेंगे, जो कि एक फॉर्मल सोल्यूशन है। किसी भी ग्राफ के क्वेश्चन में अगर आप फंस जाए तो आप जैसे पीवी ग्राफ आप बना रहे हैं या वीटी ग्राफ बना रहे हैं और आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखिए, और पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखने के बाद जो भी क्वांटिटी वाई और एक्स एक्सिस पे है उसका आप स्लोप निकालिए, और फिर आप आगे क्वेश्चन सोचिए कि ग्राफ में हमसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही। तो पहला सॉल्यूशन मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि लेट से हमने इक्वेशन लिखा है पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए, हमारे पास ग्राफ किसका है, हमारे पास पी वी ग्राफ है, तो पी वी ग्राफ का स्लोप होगा डी पी बाई डी वी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं v के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले v की डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगी, उसके बाद हम v को छोड़ेंगे तो p की डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में डी पी बाई डी वी हो जाएगी, और जब हम RHS में जाएंगे तो n और r हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास डी टी बाई डी वी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया फॉर्मली हम यही करते हैं, हम पहले पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं और ग्राफ के स्लोप को हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। अब हमें यहाँ पे डी पी बाई डी वी भी मिला है और डी टी बाई डी वी भी मिला है। रीज़न बड़ा सिंपल है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है। अब आइए एल एच एस पे आते हैं। सबसे पहले एल एच एस पे आइए, तो आपको जो पहला टर्म दिख रहा है वो दिख रहा है प्रेशर का। अब देखिए, जो प्रेशर वाला टर्म है ये पॉजिटिव है, प्रेशर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम का टर्म जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद हम आते हैं डी पी बाई डी वी वाले टर्म पे। देखिए, इस ग्राफ को गौर से देखिए, अगर आप देखें तो इसका स्लोप नेगेटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव। सो ओवरऑल एल एच एस में हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म हमारा पॉजिटिव टर्म है और एक टर्म हमारा नेगेटिव टर्म है। देखिए, ये वाला टर्म जो है ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, और ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो नेगेटिव टर्म है। करेक्ट। अब आप RHS में आओ। RHS में क्या है आपके पास, RHS में N और R ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो N और R इनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है, ये कांस्टेंट है और पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब रहता है डी टी बाई डी वी का सवाल। अब देखिए, सारी जो जद्दोजहद यहाँ पे है वो है डी टी के बारे में सोचना। अगर डी टी प्लस आता है मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर डी टी नेगेटिव आता है मतलब हमारा टेम्परेचर जो है वो घट रहा है आगे जाते हुए। ठीक है, सो द क्वेश्चन
अंडर कंसिडरेशन इज़ द साइन ऑफ dt, ठीक है। यही हमारा सवाल है कि, है ना, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होगा कि डिक्रीज़ कर रहा होगा, dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव। लेकिन इसके नीचे dv है हमारे पास। अब आइए dv पे विचार करते हैं। अब ये जो dv है इसके बारे में विचार करें तो आप देखिए लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, लोअर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम की तरफ प्रोसेस जा रहा है। सो dv इज़ अनडाउटली पॉजिटिव, तो dv भी हमारा पॉजिटिव हो गया। सो ऑल इन ऑल dt का साइन पूरी तरह से LHS के ऊपर डिपेंड करेगा। dt का साइन पूरी तरह से LHS के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर नाउ, क्योंकि यहाँ तो देखिए RHS में तो कोई नेगेटिव टर्म है नहीं, सारा पॉजिटिव टर्म ही है। सो द साइन ऑफ dt विल डिपेंड ऑन साइन ऑफ LHS। नाउ व्हाट इज LHS? इनिशियली प्रेशर इज़ हाई, यू कैन सी हियर, प्रेशर देखिए हाई है और वॉल्यूम लो है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें तो प्रेशर हाई है, वॉल्यूम लो है, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि इनिशियली प्रेशर अगर हाई है और वॉल्यूम अगर लो है, यानी कि ये सेकंड वाला टर्म LHS का, तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें ये मिलता है कि भाई आपका जो LHS होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो आपका LHS पॉजिटिव आएगा बिकॉज पॉजिटिव टर्म इज़ हाई एंड नेगेटिव टर्म इज़ लो, ठीक है। तो आपका LHS पॉजिटिव आएगा। LHS पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि आपका RHS का साइन भी पॉजिटिव आएगा। RHS का साइन पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि dt क्या करेगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर dt पॉजिटिव आएगा इसका मतलब टेम्परेचर क्या करेगा बताइए? टेम्परेचर विल इंक्रीज, द टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। ये तो हो गई पहली सिचुएशन, इनिशियल की बात कर रहे हैं हम, जब हमारा प्रेशर हाई था और वॉल्यूम लो था। अब हम आते हैं फाइनल सिचुएशन पे। अब देखिए फाइनल सिचुएशन पे क्या हो रहा है? फाइनल सिचुएशन पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करता जा रहा, मतलब इंक्रीज़ करता जा रहा है और प्रेशर की वैल्यू कम होती जा रही है। सो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया। प्रेशर घटेगा तो क्या होगा बताइए? अब हम फाइनल सिचुएशन को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सो फाइनली प्रेशर इज़ लो एंड वॉल्यूम इज़ हाई। तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए? इसका मतलब जो LHS है वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि इसका जो नेगेटिव टर्म है, जो वॉल्यूम और dp/dv वाला मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, ये वाला टर्म ये हाई है, क्योंकि वॉल्यूम वहाँ बढ़ गया है, तो नेगेटिव टर्म ज़्यादा होगा और पॉजिटिव टर्म क्या होगा? कम होगा। तो LHS नेगेटिव हो जाएगा और इसके वजह से क्या हो जाएगा? इसके वजह से dt भी नेगेटिव हो जाएगी और उस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक। अब ये ऑफन इस तरह से हम समझाते हैं अगर ग्राफ की सिचुएशन आए तो, कि भाई PV = nRT को डिफ्रेंशिएट कर दो एंड थ्रू स्लोप आप जो है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो। तो करेक्ट आंसर ये पता चल गया कि चलिए पहले टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा एंड देन टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। लेकिन अब मैं आपको इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, जो आप भी अपना सोल्यूशन डेवलप कर सकते हो। अगर इस तरह से आप स्किल डेवलप करोगे तो आपका टाइम बचेगा। तो देखिए इस सोल्यूशन की जगह हम दूसरे सोल्यूशन पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा होमवर्क करते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो क्या आपने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर PV ग्राफ के बारे में सुना है? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर आप PV ग्राफ बनाते हैं देन दैट ग्राफ इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस तरह का ग्राफ मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा आपको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, ठीक है। आइए मैं लिख देता हूँ इसको। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो तो उस केस में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ विल बी, सिंस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आपको इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। कहने का मतलब अब इस हाइपरबोला पे कहीं भी आप जाइए तो आपका टेम्परेचर सेम रहेगा। लेट मी कॉल इट T1। तो इस हरे वाले ग्राफ पे हर जगह टेम्परेचर T1 है। लेकिन
सेम सैंपल ऑफ गैस के लिए अगर हम हायर टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए ये हूबहू ऐसा ही एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, लेकिन दोनों एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना हुआ ये किसी दूसरे कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे बना हुआ है और इसकी एक्सिस, इन दोनों ही एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो अधिक होगी एंड इट इज़ ड्रॉन फॉर द सेम सैंपल ऑफ गैस, सो दे आर पैरेलल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आप देख के कह सकते हैं कि भाई चलिए ये हायर टेम्परेचर है T2 और T1 लोअर टेम्परेचर है। क्या प्रमाण है कि T2 हायर टेम्परेचर होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ये फार्मूला होता है nRT log बेस E फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो पीवी ग्राफ के नीचे जो एरिया होगी वो एरिया भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए ये दूर जाएगा एक्सिस से तो इसकी एरिया ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर ये दूर जाएगा एक्सिस से इसकी ज़्यादा हो जाएगी एरिया, और अगर हम इस पहले वाले ग्राफ के नीचे एरिया निकालते हैं दोनों वॉल्यूम में तो देखिए इसका एरिया कम आएगा। सेम V1 और V2 के लिए ऊपर वाले ग्राफ का एरिया ज़्यादा आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। अब जिन्होंने भी आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई है उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताया होगा कि भाई अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नंबर 1 ये तो कंपलसरी है, ये तो ऑब्वियसली बताया जाना चाहिए, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हों या IT के हों। और ये भी बताया गया होगा कि अगर हम हायर टेम्परेचर पे बनाएं आइसोथर्म को, आइसोथर्म मतलब पीवी ग्राफ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारा आइसोथर्म जो है वो सेम सैंपल ऑफ गैस के लिए पैरेलल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, बस दोनों एक्सिस से वो दूर बनेगा, शिफ्ट हो जाएगा। आइए, तो इससे पता चल जाता है ऐसा अगर आइसोथर्म बना हो तो पता चल जाता है कि हाँ ये टेम्परेचर हायर। अब हम आते हैं अपने ग्राफ पे। अब ये हमें इन्फॉर्मेशन पता है पहले से, ऐसा नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन करने से पहले आपको जो है डेराइव करना पड़ेगा, ये आपको पता होगा पहले से अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा है। अब अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तब तो आप क्वेश्चन ही छोड़ दीजिए, फिर कुछ कर ही नहीं सकते उसका। अब आप देखिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को तुरंत कैसे बना लेता हूँ। मैं यहाँ से 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास खींचूँगा। ठीक है, मेरा इंटेंशन है यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला खींचने का, एक जो इस लाइन को 2 जगह पे कट करता हुआ निकल जाए जैसे कि ये, और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो मैं खींचना चाहता हूँ वो खींचना चाहता हूँ जो इस लाइन को केवल टच करता हुआ निकल जाए। ठीक, अब देखिए ज्योमेट्रिकली ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बनाने में कोई कष्ट नहीं है, पॉसिबल है, टोटली पॉसिबल। ऐसे 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पॉसिबल होंगे जो एक इस लाइन को 2 जगह कट करे और दूसरा जो है इसके टेंजेंशियल निकल जाए। ठीक है, और ज्योमेट्रिकली ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिल्कुल पैरेलल हों। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हम कह सकते हैं कि दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 2 आइसोथर्म्स यानी कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ को दिखलाते हैं। वन कंडक्टेड एट T1, वन प्रोसेस कैरिड आउट एट T1। ये ऑरेंज वाले ग्राफ पे हर जगह टेम्परेचर T1 होगा और इस पर्पल कलर के जो ग्राफ बना हुआ है इसके ऊपर टेम्परेचर हर जगह T2 होगा। इफ़ दे आर पैरेलल एंड दे आर मेड फॉर सेम सैंपल ऑफ आइडियल गैस, कह सकते हैं ऐसे पॉसिबल हैं 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास की, एक इसको कट करता हुआ निकल जाए और दूसरा इसको टच करता हुआ निकल जाए। अब आप देखिए आपने क्या डिराइव किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो ये पहले वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करता है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली T1 होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट दूसरे वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे पड़ रहा है, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? T2, एंड T2 इज़ ग्रेटर देन T1। और वापस मैं यहाँ पे आता हूँ तो तीसरा पॉइंट फिर से पहले वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे आता है और इसका टेम्परेचर कितना होता है? अगेन T1। तो हमने क्या सीखा बताइए?
T1 से टेम्परेचर T2 गया और T2 से वापस T1 आया, जहाँ T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है, ये हमें पता है ना, T2 की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन T1। लिख देते हैं T2 की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन T1। तो अब पता चल गया क्या हो रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 गया, फिर T2 से T1 आया, और ये तीनों डॉट्स जो मैंने मार्क किए हैं ये सेम उसी प्रोसेस पर मार्क किए हैं जो स्ट्रेट लाइन है आपका। सो टेम्परेचर हियर एज यू कैन सी इट इज़ इंक्रीजिंग एंड देन इट इज़ डिक्रीजिंग। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल, ये देखिए ये भी सवाल जो है वो ग्राफ से आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, और वैसे इसका मैथमेटिकल और भी सोल्यूशन इसके हो सकते हैं, पर मैं आपको जो बेस्ट सोल्यूशन है वो दिखाऊंगा। तो कहता है 2 सैम्पल्स ऑफ गैस A एंड B ऑफ अ गैस, सेम गैस है, 2 अलग अलग सैम्पल्स हैं, एंड इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनका इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर सेम है, एंड दे आर कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम V टू V/2। इनको V से V/2 तक हमने कंप्रेस किया, पहले वाले को आइसोथर्मली किया और दूसरे वाले को एडियाबेटिकली किया। तो पूछता है कि A में या B में किस में फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर कंपैरिजन करना है प्रेशर का। याद रखिए A आइसोथर्मल है और B जो है वो एडियाबेटिक है। अब देखिए मैं इसको ग्राफ से सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैंने देखिए कंप्रेशन दिखाया फ्रॉम द सेम पॉइंट, और मैं यहाँ पे 2 लाइंस खींचता हूँ और मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। तो देखिए इसको V से V/2 तक करा है हमने, एक मैंने यहाँ से लाइन खींच दिया, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम V है जहाँ से हम चले हैं, ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको, और मान लीजिए कि ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहला सवाल तो ये है भाई कि इन दोनों प्रोसेस में एडियाबेटिक कौन सा होगा और आइसोथर्मल कौन सा होगा। देखिए अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स कहीं भी पढ़ा हो तो ये क्लियर सी बात है कि ये बताया गया होगा आपको कि जो पीवी ग्राफ होता है ना, पीवी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल में अगर आप dp/dv निकालेंगे, या इवन आप डिफरेंशिएट करके इक्वेशन से निकाल सकते हैं। सो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में। अब अगेन देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए कि इसमें जो स्लोप होता है dp/dv दैट इज़ इक्वल टू -p/v आइसोथर्मल। और एडियाबेटिक के अंदर pv पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उस कंडीशन में जो dp/dv होगा दैट विल बी माइनस गामा इंटू p/v। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा पीवी ग्राफ का वो गामा टाइम्स होगा आइसोथर्मल के। तो जो ज़्यादा ढाल वाली या ज़्यादा इनक्लाइनेशन वाली कह लीजिए, ज़्यादा स्लोप वाली कर्व है वो एडियाबेटिक की होगी। तो अगर आपको ये पता है तो हम आसानी से ये देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो होगा ये हमारा एडियाबेटिक होना चाहिए, जो कि बी सैंपल को दिखलाता है, और जो नीचे वाला ग्राफ है ये हमारा आइसोथर्मल ग्राफ होना चाहिए जो सैंपल ए को दिखलाता है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ आप बना ले कंप्रेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट, आप देखिए V से हमने कंप्रेस करके वॉल्यूम को V/2 कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने फाइनल प्रेशर पूछा जा रहा है कि किस केस में ज़्यादा होगा। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, आपको दिख रहा है फाइनल प्रेशर किसका ज़्यादा है। अब देखिए V/2 पे आप पीली वाली लाइन को पकड़ के आगे बढ़ते जाइए तो आपको देखिए एडियाबेटिक का फाइनल प्रेशर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये जो है दिस इज़ फाइनल प्रेशर ऑफ विच प्रोसेस, प्रोसेस बी।
एंड दिस इज़ द फाइनल प्रेशर ऑफ प्रोसेस ए। ठीक है ना, V/2 वाली लाइन आइसोथर्मल को यहाँ टकरा रही है और एडियाबैटिक को वहाँ टकरा रही है। ठीक है, तो एडियाबैटिक में जो फाइनल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। इनिशियल तो दोनों का सेम ही था, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर ऑफ बी एंड दैट इज दिस पॉइंट। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, ग्राफ बनाते ही आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सो फाइनल प्रेशर इन बी विल बी ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। देखिए आपके सामने तीसरा सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पहले तो नीट में भी आते थे, बट अब जो नीट का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी आसान हो गया है, तो नीट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, बट जेई में अभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें क्या है ना, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा आइडियल गैस के बारे में, किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, साइक्लिक प्रोसेस का। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए आपको PT ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। एंड अगेन देखिए क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी जो है वहाँ भी कैजुअल लैंग्वेज होती है कि लिखे नहीं जाते, बट नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये मान के चलिए आप। तो साइक्लिक प्रोसेस में PT डायग्राम दिया हुआ है। एक और त्रुटि है थोड़ा सा यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक आप कह लो। ये जो है ये आप समझ लो सेम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये OAB इज़ अ सेम स्ट्रेट लाइन। बस मेरे को जो जोड़ना था जोड़ लिया क्वेश्चन में। सो PT डायग्राम इज़ गिवन और आपको बोला जाएगा कि आप इसमें करेक्ट PV डायग्राम चुनो। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब इनको जल्दी बनाने का तरीका सीखो। ठीक है, एक एक स्टेप उठाओ आप, पहला, दूसरा, तीसरा, और हर ऑप्शन के साथ उसको मिलाते जाओ। 2 स्टेप चेक करते करते ही आपका आंसर आ जाएगा। जो रिजेक्शन होना होगा जिन ऑप्शंस का, उनका रिजेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। पहला प्रोसेस जो है इसमें वो AB है। ठीक है, AB जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, तो इसमें देखिए PT डायग्राम जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इसमें साफ साफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को लेके ऑप्शन नंबर 1 पे आइए। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है? हाँ जी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात, क्या इसमें प्रेशर बढ़ रहा है? हाँ, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो सकता है, तो इसको अभी हम लोग रिजर्व में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 पे अगर आप जाएं, AB ऑप्शन को देखें, क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है? जी हाँ, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। क्या इसमें भी प्रेशर बढ़ रहा है? जी हाँ, इसमें भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। तीसरे में जाएं अगर आप, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ही नहीं, तो देखिए ये ऑप्शन आपका अभी के अभी यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। चौथे पे आ जाइए, AB का कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देखिए वॉल्यूम तो यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए 50-50 लग गया इसमें। ठीक है, अब आइए आप सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस को अगर आप यहाँ पे देखें, अब हमें केवल 1 और 2 चॉइसेस, इन्हीं दोनों में से एक पिक करना है। तो ये जो प्रोसेस है आपका BC, ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अच्छी बात है, और प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, और टेम्परेचर इसमें देखिए B से C तक घट रहा है, तो टेम्परेचर घटेगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी कम होगी। ठीक है, अब आप आइए और मैच करिए BC ऑप्शन को। पहले इसमें आते हैं, तो क्या भाई BC जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है? जी हाँ, कांस्टेंट प्रेशर है और बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए तीनों, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर ये तीनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं तब तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं, तो मतलब इस सेकंड वाले ऑप्शन से आपका काम नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड वाले स्टेप से आपका काम नहीं हुआ। अब आपके पास केवल और केवल एक चॉइस बचा हुआ, वो है थर्ड। अब थर्ड पे आ जाइए आप, तीसरे स्टेप को देखिए। ये CA जो स्टेप है ये किस तरह का स्टेप है बताइए? तो ये है टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि भैया प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इन्वर्सली होगा। ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे घट रहा है C से A तक, तो वॉल्यूम क्या कर रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब आप आइए देखिए, वैसे ये चॉइस मुश्किल नहीं थी, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में, आई रिपीट,
कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में जो पीवी ग्राफ होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने पहले भी बताया था, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में जो पीवी ग्राफ होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो अगर ये बात आपको याद है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो देखिए साफ साफ आप चुन सकते हैं कि भैया ये सेकंड ऑप्शन ही हो सकता है। बाकी कुछ और देखने की ज़रूरत है, इसमें स्ट्रेट लाइन बना दिया गया है। दिस इज़ नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बाकी चेंजेस तो ठीक है दोनों में, बट शेप के हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन बनता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर